देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, ई नॉट निकालना देखा, ठीक है। और वो अपना अभी तक जो पढ़ रहे थे ई नॉट ईएमएफ एक ही बात कर रहे थे, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अपन सेम मान के चल रहे थे, टेम्परेचर फिक्स था, रूम टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन अपन 1 मोलर लेके चल रहे थे, और अगर प्रेशर वाली चीजें आती थी एफएचई वाले केस में तो 1 atm लेके चल रहे थे। तो इसीलिए अभी तक अपना ईएमएफ और ई नॉट सेम चल रहा था, ईएमएफ भी वही रहेगा, ई नॉट भी वही रहेगा, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम था। अगर कॉन्सेंट्रेशन में उन बीकर्स का अलग कर देता हूँ बेटा, सब इधर जो एक बीकर लिया था, इधर बीकर लिया था, यहाँ पे अभी मैं 1 मोलर अगर लेके रिएक्शन करवाता हूँ वो जिंक और कॉपर वाली, तो अपना ईएमएफ और ई नॉट बराबर है, वही ईएमएफ है और वही क्या है, ई नॉट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन चेंज करता हूँ कि इधर 1 मोलर नहीं लिया मैंने बोला है 0.02 मोलर, इधर मैंने बोला है 0.08 मोलर, क्लियर है। तो दोनों में मैंने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन जब मैं चेंज कर दूंगा तो ईएमएफ इज नॉट इक्वल टू ई नॉट रहेगा, कुछ नहीं पल्ले पड़ा है ना। देखो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कॉन्सेंट्रेशन में 1 मोलर टेम्परेचर फिक्स है, एनवायरनमेंट का सब कुछ फिक्स है, तो जो ईएमएफ आ रहा है ना तुम्हारा, वही तुम्हारा ई नॉट भी है, क्लियर है। ई नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब ये बता दी है, तो ई नॉट बोलते हैं जो उसमें दिखता है, और वही ईएमएफ भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इधर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, इधर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया, तो अब जो इसमें दिख रहा है ना, ये ई नॉट नहीं है, ये क्या है, ईएमएफ है। ये ई नॉट नहीं है, ये क्या है, ईएमएफ है, जो इसमें दिख रहा है अभी, जो डिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। क्यों? हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये जो इसमें अभी दिख रहा है, अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया तो ये क्या दिखेगा मुझे, ईएमएफ। अब इसको ई नॉट नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब नॉट लगता है तो कंडीशन फिक्स है ना, समझे क्या बोल रहा हूं मैं? बैठे रहता है। इधर देखो, ये 2 बीकर लिए थे, ठीक है। अभी अगर ये 1 मोलर लेता हूं, ये 1 मोलर लेता हूं मैं कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर 298 केल्विन एनवायरनमेंट का फिक्स टेम्परेचर है, प्रेशर 1 atm है, प्रेशर वैसे इसमें कंडीशन में लग नहीं रहा है, बट क्लियर है, एनवायरमेंटल प्रेशर ये है। तो यहाँ पे जो आता है वो मेरा ईएमएफ भी है और वही मेरा ई नॉट भी है। नॉट क्यों लगाते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है, और स्टैंडर्ड कंडीशन यही है, 1 मोलर ये, तो ईएमएफ भी वही है, ई नॉट भी वही है। इसको निकालने का एक ही तरीका है, वही अपना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका एसओपी, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका एसआरपी, और दोनों को जोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चीज चेंज करता हूं कि यहाँ मैंने ले लिया 0.05 मोलर और इसमें मैंने ले लिया 0.01 मोलर, और फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट की अपनी, तो अब जो इसमें आएगा ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पे चेंज होगा ना। अगर कोई रॉड को किसी चीज में डाल रहा हूँ, इसमें इस सॉल्यूशन में, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ना, ज्यादा जिंक अंदर जाएंगे, कम जिंक अंदर जाएंगे, कि फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम ऐसे सोचो, एक बाल्टी ली उसमें 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ है, एक बाल्टी ली उसमें 0.05 मोलर के साथ है, एक में 3 मोलर के साथ है, तीनों में सेम रॉड डिप कर रहा हूँ, तो जो इससे जिंक आयन टूट के इधर जा रहे थे उसका फर्क नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा ना। अगर पहले से वहां ज्यादा है तो कम आएंगे, कम है तो ज्यादा, ऐसा कुछ तो फर्क पड़ रहा होगा कॉन्सेंट्रेशन का, कि कॉन्सेंट्रेशन का फर्क ही नहीं पड़ेगा, पहले जितना जिंक आ रहे थे अभी भी उतने ही आते रहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, कुछ तो चेंज हो रहे होंगे। तो अगर जिंक का यहाँ आना जाना कम हो पा रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने की वजह से, ठीक है, बहुत सारा है अभी तो चलो हाँ, जिंक का अगर आना जाना कम ज्यादा हो पा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी फिर कम ज्यादा निकलेंगे ना। कॉन्सेंट्रेशन बेटा इतना समझ में आ रहा है सबको? कॉन्सेंट्रेशन चेंज करूंगा तो जिंक से जो इधर आ रहे थे वो भी चेंज होंगे, ज्यादा आएंगे कम आएंगे, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी कम ज्यादा निकलेंगे ना। तो जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया और फिर जो इलेक्ट्रॉन निकल के मुझे रीडिंग आ रही है उसको क्या बोलता हूं मैं? ईएमएफ। लेकिन अगर उस कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर लेता हूं तो जो रीडिंग आ रही है उसको मैं बोलता हूं ई नॉट। तो उस टाइम ई नॉट भी वही है और ईएमएफ भी वही है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया है तो जो चीज आ रही है वो क्या है? ईएमएफ। अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेता हूं तो जो रीडिंग आएगी वो ई नॉट है। क्लियर है? तो यहां पे जो आएगा वो क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल है, ना कि ई नॉट। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पे ई नॉट नहीं आता, वो तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे आता है ना। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? तो ईएमएफ और ई नॉट है एक ही चीज, बस स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा तो ई नॉट बोलते हैं,
और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो तो ईएमएफ बोलते हैं। क्लियर है? तो अभी तक अपन ने जितनी भी सेल देखी थी उसमें कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लेके चल रहे थे, तो ई नॉट टोटल फाइनल कैसे निकाल रहे थे, ये वाला जिसका ऑक्सीडेशन जिसका रिडक्शन जोड़ रहे थे। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी तो कुछ फर्क पड़ रहा होगा ना, वो फर्क कैसे पड़ रहा है और उसका रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को बोलते हैं नर्व्ड इक्वेशन, या बोलते हैं नर्व्ड इक्वेशन, नर्व्ड इक्वेशन या नर्व्ड इक्वेशन जो तुम बोलना चाहो। तो नर्व्ड इक्वेशन से भी निकलेगा तुम्हारा वही ईएमएफ, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया तब। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन में उसने बोला है, क्वेश्चन ऐसा देगा वो कि वही इक्वेशन दे दी अपनी, ई नॉट ये, और पूछा है कि फाइंड द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। ठीक है, और उसका फाइनल ई नॉट वो दे के रखेगा कि ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे आंसर इतना आ रहा है, लेकिन अगर उसने कॉन्सेंट्रेशन दे के रखेगा कि इतने इतना कॉन्सेंट्रेशन चेंज की है, तो अब बताओ ईएमएफ कितना होगा। ठीक है, तो उसको कैसे पता करते हैं, नर्व्ड इक्वेशन होती है। कहाँ गई? ये रही, ऐसा समझ लो, आ गए वो, ये रही। ठीक है, तो नर्व्ड इक्वेशन में क्या है, ईएमएफ निकालना है। तो ये ई जो है वो ईएमएफ है ना, ये ई क्या है, ईएमएफ कैसे निकालेंगे, जो उसने स्टैंडर्ड कंडीशन पे आंसर दे रखा है वो, समझ गए। और नहीं भी दे तो अपने को निकालना आता है ना ई नॉट, तो ई नॉट निकालेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, उसमें से माइनस करेंगे 2.303 RT बाय NF, आर क्या, अच्छा ये चीज माइनस करेंगे RT बाय NF इंटू लॉग क्यू। अब ये आई कहाँ से, थर्मोडायनेमिक की जो गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन होती है वहां से आती है। डेरिवेशन अपने को ज्यादा काम का है नहीं, ठीक है, बट डेरिवेशन इसका कहीं तो लिखा था मैंने, चलो हाँ। तो थर्मोडायनेमिक की एक इक्वेशन होती है गिब्स फ्री एनर्जी की। देखो गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ बहुत ज्यादा समझोगे तो हटा दो, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करती है, एंट्रोपी एंथैल्पी, उन दोनों को मिला के फिर गिब्स आता है। तो तुम बस इतना समझो, कोई भी एक चीज है उसमें मान लो 100 की एनर्जी है, तो 100 में से जो एनर्जी यूजफुल वर्क करने में लग रही है वो होती है गिब्स फ्री एनर्जी। जैसे 100 में से कुछ एनर्जी तो वेस्ट होनी ही है, तो जो बची हुई एनर्जी यूजफुल वर्क करने में लगेगी वो है गिब्स फ्री एनर्जी। मेरे पास समझ गया ना, क्लियर है सभी को? है गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है, थोड़ा बहुत, कि जो एनर्जी यूजफुल वर्क करने में लग रही है वो है गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन से इसका डेरिवेशन आता है, तो वो है डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT लॉग क्यू। आर क्या है, अपना वो गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। तो डेल जी माइनस NFE, अभी बढ़ क्या है, डेल जी क्या होता है, माइनस NFE, ये फॉर्मूले से याद रख लो। ठीक है, तो डेल जी नॉट क्या होगा, माइनस NFE नॉट, इसका ये रखा, इसका रखा, RT लॉग क्यू। यहाँ से अच्छा देखो, अब पूरी इक्वेशन में जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो इसके माइनस से इसका माइनस कैंसल, जो नया वाला मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि तीनों में अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दो कैंसिल हो जाएंगे, ये दो कैंसिल, लेकिन इस पे माइनस आ जाएगा ना। ठीक है, और ठीक है बाकी चीजें NF, और पूरी इक्वेशन को NF से डिवाइड कर दूं। अच्छा ऐसा समझो, माइनस NF से डिवाइड कर दूं पूरी इक्वेशन को। मैंने क्या किया, देखो डेरिवेशन में कोई काम का नहीं, बट समझ लो बस, माइनस NF से जब डिवाइड कर दूंगा तो इसका माइनस NF इसका माइनस NF से कट, इसका माइनस NF इसका माइनस NF से कट, यहाँ का कुछ भी नहीं है ना माइनस NF जैसा, तो वो ऐसे ही रह जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगी, EMF E नॉट, और यहाँ से आएगा RT, ऐसा कैसा है, ठीक है, वो log ln वाली वो चीजें कन्वर्ट करके NF नीचे ऐसे ही है, माइनस ऊपर गया और 2.303 RT। ठीक है, क्लियर है इतना? तो तुमको फाइनल माइनस NF ये कैसे लिखा, कोई भी रिएक्शन में जिस चीज का मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँ, जिस चीज का डिवाइड करना चाहूँ कर सकता हूँ बस। ये कैसे लिखा, ये एक क्वेश्चन है, डेल जी का फॉर्मूला होता है माइनस NFE, अब वो भी फिर आता है एक डेरिवेशन से, तुम्हारी नर्व्ड इक्वेशन। ठीक है, नर्व्ड इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। क्लियर है इतना? नर्व्ड इक्वेशन क्या बोलती है, EMF इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग Q। ठीक है, R की वैल्यू फिक्स होती है ना, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है 8.314। टेम्परेचर जो भी क्वेश्चन में देखो, अगर गिवन होगा तो रख दो, नहीं गिवन है तो 298 केल्विन रखते हैं। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन है तो रखोगे, और नहीं गिवन है तो क्या रखोगे, 298 केल्विन।
n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के उसमें, और f क्या होता है, फेराडे, इसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। तो देखो जो चीजें फिक्स हो उनको तो मैं पहले से ही रख के मल्टीप्लाई कर लूंगा ना, 8.314 इसकी जगह रखूंगा, 298 रखा, n तो चलो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा, f रखा, तो इन तीनों चीजों 2.303 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनल तुम्हारी रिएक्शन बनती है। टेम्परेचर इतना रखा, r की वैल्यू ये रखी, f होता है 96500 कूलम, f होता क्या है, फेराडे कांस्टेंट, फेराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो भी कैसे निकलेगा, मोल इज इक्वल टू n/Na, तो n और Na इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मोल इंटू Na, ये होगा तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां से मल्टीप्लाई करके सारी चीजें वैल्यू करके ये आएगा। तो फाइनली तुमको एक ये रिएक्शन याद रखना है। पता है मेरे को यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा, ठीक है। देखो ये चीजें नहीं है, फाइनली क्या याद रखना है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस NFE, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, EMF इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT/NF log Q। log Q होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है, वो अभी सिखाऊंगा क्या है, बट ठीक है। इतना जब इनकी वैल्यूज रख दूंगा तो ये वाली चीज कन्वर्ट हो जाएगी 0.0591/n, और 0.0591 को मैं 59 को 60 कर सकता हूँ ना, तो सीधा मैं 0.06 लिख सकता हूँ। तो वही फाइनली ये लिखा हुआ है, मतलब ये नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा, ये वाला क्लियर है। ये वाली इक्वेशन है जो तुमको फाइनली याद रखना है या काम आएगी। समझ गए, EMF इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.06/n log Q, या फिर log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारी नर्व्ड इक्वेशन या नर्व्ड इक्वेशन, क्लियर है, समझ में आ गया ना। E नॉट अलग होता है, EMF अलग होता है। E नॉट कब निकालते, जब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम, और EMF पूछेगा, तो EMF पूछेगा अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन देके, क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे कैसे यूज करते हैं उसका। बट EMF क्लियर है क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज करवाओ तो जो आएगा वो EMF है। कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर है तो क्या आता है, E नॉट। तो जो क्वेश्चन में वो देगा, E नॉट कुछ दे दिया इसका, E नॉट कुछ दे दिया इसका, और पूछेगा फाइंड द EMF। अभी तक अपन क्या फाइंड करवा रहे थे, E नॉट, अब वो पूछेगा फाइंड द EMF। तो EMF E नॉट नहीं है ना, EMF E नॉट कब है, जब 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर उसने कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखा है क्वेश्चन में, तो उस कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से तुमको EMF फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो EMF कैसे निकलेगा, E नॉट निकालोगे पहले तो, या तो डायरेक्ट गिवन होगा निकाल लेना, माइनस 0.06 अपॉन n, 0.06 भी फिक्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए वो देखने रहेंगे, ठीक है, और log Q देखो ये वाली चीज तुम्हारे लिए नहीं है, इक्विलिब्रियम वाली चीज है, ठीक है। ये रिएक्शन तभी होती है जब वो स्टेट इक्विलिब्रियम में आता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे Q और K ये दो नए तुमको नाम मिलेंगे, रिएक्शन कोशेंट और रिएक्शन K और Q वाले मिलेंगे। इसको ऐसे देखो, अच्छा सुनो, पहले ये चीज देखो, इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन तो अज्यूम इट इज 298 केल्विन, वो ठीक है, ये देखते हैं। अब वो जो तुमको लिखना है log Q, उसको ऐसे देखो, मान लो अगर A से B बन रहा है, सारे इधर देख लेना, A से क्या बन रहा है, B। तो A से B बनते टाइम पहले आधी रिएक्शन होगी, फिर पूरी होगी, समझे क्या बोल रहा हूं मैं। A से B बन रहा है तो 100% हुई रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है मानो, ठीक है, रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। मैं बोल रहा हूँ A से अगर B जा रहा है तो 50% पे आधा बना और आधा यहां से वापिस ये भी बन रहा है। A अगर 100% है तो उससे 50% B बना, तो अभी क्या रह जाएगा, 50 ये और 50 ये। तो ये इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ गई कि जितना प्रोडक्ट है उतना रिएक्टेंट भी है। तो इस टाइम पे जो इसका कांस्टेंट निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। अभी इक्विलिब्रियम पे आ गया ना, ये भी 50 है, देखो ये 100 था, ये कुछ भी नहीं है, रिएक्शन होगी, ये खत्म होते जाएगा या बढ़ते जाएगा, तो ये भी 50, ये 50 हुआ तो ये भी 50 बनेगा, ठीक है। तो ये जो बराबर वाली स्टेट आई है ना, इसको बोला इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे, आ रहा है समझ में, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे एक कांस्टेंट निकालते हैं, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, केसी। तो केसी कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे बोलूं मैं, जैसे मान लो मैंने 50 नहीं बोला, मैंने बोला ये बना है, ये टूट गया है 25, तो बचा कितना 75, ये कितना बनेगा 25, ठीक है। अगर ये 25 टूट रहा है तो 25 बनेगा और ये 75 रह जाएगा। तो इस टाइम पे जो स्टेट है इसकी, इस टाइम पे जो कांस्टेंट निकलेगा उसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। इसको इक्विलिब्रियम थोड़ी आया अभी, जब इक्विलिब्रियम आएगा तब क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी तो रिएक्शन चल रही है ना, तो बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कोशेंट होता है क्यूसी, जो कोई भी स्टेट पे निकाल सकता हूं मैं, 1 से लेके 100 के बीच में कोई भी नंबर पे जो कोशेंट आएगा वो है क्यूसी। लेकिन जस्ट इक्विलिब्रियम पे जो आए उसको बोलते हैं केसी, ठीक है। करना कुछ नहीं है, क्यू दे के दे, तुमको प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट ही लिखना है, बस फर्क क्या है क्यू और के का है, समझ गए। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे केसी लिखते हो और नॉर्मल कभी भी क्यूसी लिखते हो, क्लियर है। तो ये जो क्यूसी लिखा है वो होता क्या है, क्यूफी, कॉन्सेंट्रेशन है क्यूपी, वो फिर क्यूसी क्यूपी वो आगे का काम है केमिकल इक्विलिब्रियम में, बहुत ज्यादा अच्छे से। यहाँ अभी याद रखो क्यूसी, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये क्यू कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। देखो ए से अगर बी बन रहा है ना, तो इसका अगर मेरे को क्यू लिखना है क्यूसी, तो वो क्या लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम पे। 5 मिनट पे पूछा तो 5 मिनट पे बी कितना है, 5 मिनट पे ए कितना है। 10 मिनट पे पूछा तो 10 मिनट पे बी कितना है, 10 मिनट पे ए कितना है। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, क्लियर है। तो और ये चीज अगर इक्विलिब्रियम वाली चीज जगह आए कि ए से बी जब बराबर, तो उसके लिए केसी लिखते हैं। केसी भी क्या लिखेंगे, बी बाय ए, क्लियर है। क्यूसी केसी का क्या काम है। तो फाइनल तुमको ये याद रखना है, फाइनल इक्वेशन याद रहेगी ना फर्स्ट इक्वेशन की, EMF इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.06 बाय N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्लियर है सबको, क्वेश्चन में ये यूज होगा। अब क्वेश्चन कंफ्यूज कहाँ करता है सबसे ज्यादा, वो तीनों चीजें मैंने लिख दी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज हो गया कि इक्विलिब्रियम पे, तो जैसे उसने बोल दिया इक्विलिब्रियम, EMF को 0 कर देना। इक्विलिब्रियम पे EMF नहीं आता, इक्विलिब्रियम पे EMF क्या रहेगा, 0। तो जितने इधर उतने इधर रिवर्स रिएक्शन में, तो EMF कुछ आएगा ही नहीं। तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे क्या होता है, EMF 0 आता है। तो इक्विलिब्रियम अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज हो गया, जैसे क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ, एट इक्विलिब्रियम जिंक आयन ऑक्सीडाइज टू ये, या फिर पूरी रिएक्शन दिख के आखिरी में लिखा है एट इक्विलिब्रियम। तो जैसे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम दिख गया तो नर्स्ट इक्वेशन में EMF को अपन 0 रख देंगे। ये अगर 0 हो गया तो ये वैसे ही पूरा, तो ये माइनस वाला पार्ट पूरा उठ के इधर आ जाएगा। तो E नॉट क्या हो जाएगा, E नॉट इक्वल टू प्लस 0.06 बाय N लॉग P बाय R, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी के लिए बात करता है, क्वेश्चन में अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेटिनम वाली चीजें यूज करता है, या बोल दिया है कि FHE वाली कंडीशन है, क्लियर है। तो FHE वाली कंडीशन में E नॉट 0 होता है, अपन ने बोला था। E नॉट ऑक्सीडेशन का भी 0 होता है, E नॉट रिडक्शन का भी 0 होता है। FHE वाले केस में पढ़ा था, लिखा था, याद है। तो अगर FHE का क्वेश्चन हो तो EMF ही रहेगा, E नॉट 0 हो जाएगा। तो ये 0 रखूंगा तो 0 माइनस ये माइनस में रहेगा, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, बस ये FHE वाले की इक्वेशन क्या बनेगी, EMF इज इक्वल टू माइनस 0.06 बाय N लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। लेकिन एट इक्विलिब्रियम वाले की क्या बनेगी, ये 0 और इसको इधर ले आओगे तो E नॉट इज इक्वल टू प्लस 0.06 बाय N लॉग QC, ठीक है। और वो वाली चीज एट इक्विलिब्रियम पे Q और K बराबर हो जाता है। देखो 0 से 100 बोला है मैंने, 1 पे 2, Q कब निकाल सकता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 100, पूरे 100 तक कहीं भी निकाल सकता हूं ना Q। जैसे मैंने बोला 60% जब हो गई, तो 60% वाले टाइम पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, मैंने बोला 3% हुई तो 3% वाले टाइम पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो ये आएगा Q। लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ गया, समझ गए, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो उस टाइम पे जो चीज लिखते हैं वो KC होती है। तो 50 पे मैं QC और KC बराबर है ना, 50 पे KC तो स्पेसिफाइड है, लेकिन 50 पे QC निकालूंगा तो KC के बराबर ही है। तो वही लिखा है कि एट इक्विलिब्रियम लॉग Q बराबर लॉग K होता है। QC निकालूं चाहे K निकालूं, एक ही बात है,
के और क्यू बराबर होंगे इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम के अलावा कहीं भी के तो निकाल ही नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे, बस एक रिएक्शन का ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर सेकंड चीज, इक्विलिब्रियम हमेशा जरूरी नहीं कि 50% पे ही आए। ये चीज तुम पढ़ोगे केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से, क्लियर है। 40 पे भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, 60 पे भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सी और कैसी है। जरूरी हमेशा नहीं कि 50 पे ही इक्विलिब्रियम आएगा, वो तो मैंने समझाने के लिए बोला है कि बराबर है तो इक्विलिब्रियम, क्लियर है। बस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन के लिए के लिखा जाता है, उसके अलावा कहीं भी क्यू लिखा जाता है, क्लियर है। क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फाइनल तुमको एज ए नीट एस्पिरेंट ये याद होना चाहिए, समझ गए। EMF इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.06 बाय N लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। EMF 0 कब होता है इक्विलिब्रियम पे, E नॉट 0 कब होता है FHE वाले केस पे। अच्छा हाँ रुक 10 मिनट और लगेंगे यार, ये बोर्ड का लिखा हुआ समझाना है, वेट कर लो थोड़ा, ठीक है। हाँ इधर सारे एट इक्विलिब्रियम EMF क्या होता है 0, क्वेश्चन में अगर ये यूज हो जाए तो। क्वेश्चन अगर FHE का हो तो E नॉट 0 कर देना, क्लियर है। और क्वेश्चन अगर इक्विलिब्रियम का हो तो QC बराबर KC है। कोई डाउट किसी को? ये 3 वैरायटी ही आएगी और तीनों वैरायटी में क्या क्या चेंजेस करने समझ गए? कोई डाउट किसी को? हाँ EMF ही लिखेंगे, हाँ वो निकालना रहेगा, क्लियर है, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को? ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा अब जो कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं ना अपन कि ये अभी अलग से और लिखने, देखो सारे इधर बेटा, मान लो इससे क्वेश्चन आ गया तो ये चीजें तो मैंने बता दी कि क्वेश्चन से अपन पता कर लेंगे, ठीक है। अब n कैसे निकालेंगे वो अपन अभी अलग से सीखेंगे कल, बहुत सारी रिएक्शन में दे दूंगा और पूछो इनमें n क्या है, तो n तुम रिएक्शन से निकालना सीख जाओगे। अगली चीज प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट वाली जो चीज है QC, वो भी कल अपन अलग से निकालना सीखेंगे। मैं कोई रिएक्शन दूंगा और उसको कुछ कॉन्सेंट्रेशन देके बताऊंगा कि अब इसका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट निकालो, क्योंकि वो प्रेशर के टर्म्स के लिए अलग जाता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के लिए अलग जाता है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 3A से 2B बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए QC क्या लिखा जाएगा, B का स्क्वायर, जो आगे होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और A क्या लिखा जाएगा, A का क्यूब, समझ गए। तो ये चीजें मैं कल बहुत अच्छे से अलग अलग इक्वेशन लिख के सिखा दूंगा, क्लियर है। अगर कोई गैसियस वाला होता है तो उसका पार्शियल प्रेशर लिखा जाता है, और दूसरा होता है तो ये लिखा जाता है। लेकिन अगर कोई सॉलिड स्टेट में है तो उसका ब्रैकेट 1 लिखा जाता है, ठीक है। जैसे अपन ये लिखते हैं ना, कॉपर से बना कॉपर +2, ठीक है। तो इसके लिए मैं QC कैसे लिखूंगा, कॉपर +2 ऊपर लिखा, नीचे क्या लिखूंगा, कॉपर। तो कॉपर +2 का तो कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दे के रखेगा, 0.01 0.02 कुछ तो देगा, तो वो ऊपर लिखना है मेरे को। मैंने मान लो 0.01 लिख लिया, मैंने मन से लिखा है ना, मान के, ये मत सोचना कि ये कहाँ से आ गया, कुछ तो क्वेश्चन में देगा वो लिखा है। लेकिन CU का हमेशा 1 ही लिखा जाएगा, सॉलिड स्टेट में जो होगा ना उसका 1 ही लिखा जाता है। कॉन्सेंट्रेशन एक्वस में देखते हैं ना, मैंने पानी लिया या कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर की रॉड डिप की, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है, ना कि कॉपर रॉड का, समझ गए। तो कॉपर रॉड का कॉन्सेंट्रेशन 1 लिया जाता है और सॉल्यूशन का जो भी देगा वो लिया जाएगा, क्लियर है। तो कल अपन बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पहले इस पे करेंगे कि QC कैसे निकालते हैं और N कैसे निकालते हैं। एक बार तुमको QC या KC निकालना और N निकालना आ गया तो ये सब चीजें तो क्वेश्चन से ही पता करोगे और फिर क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। लेकिन अगर QC और N ही निकालना नहीं आएगा तो क्वेश्चन ही गलत कर दोगे, क्लियर है। N मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन। जैसे इसके लिए बात करो तो कितने, 2 हैं, तो इसके लिए N की वैल्यू हो गई 2। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट में Cu+2 का जो भी कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में होगा वो, और Cu का 1 लिखेंगे, ऐसे करके चीजें रख देंगे। और E0 जो गिवन कंडीशन से दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो EMF निकलेगा, क्लियर है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? नहीं लिखते हैं मतलब 1 लिखते हैं, ये बोल रहा हूँ। नहीं को अब तुम 2 तरीके से ले लोगे कि 0 कर दे सर हम। देखो नहीं, अगर मैं बोल दूं कि चलो सॉलिड का नहीं लिखते हैं, तो तुम दिमाग में पता है तुम्हारे 2 चीजें क्रिएट करोगे कि 0 लिखें कि 1 लिखें। और अगर 0 कर दिया तो समझ गए ना, इनफाइनाइट होगा वो, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सॉलिड का 1 लिखोगे,
उसको ये मत सोचना कि कुछ नहीं लिखते हैं, तो कुछ नहीं का मतलब आएंगे क्वेश्चन, बहुत आते हैं ऐसे, ठीक है। तो 1 लिखा जाता है, याद रखोगे, उसको 0 मत कर देना कि कुछ नहीं मतलब 0। क्लियर है? ठीक, इतना समझ में आया सभी को यहाँ तक? ठीक है। अब वही लिखा है कि एट इक्विलिब्रियम डेल जी 0 होता है, अभी याद रखो डेल जी भी 0, तो डेल जी वाला अब ये पूरा जो डेरिवेशन है ना, ये यहाँ से आया होगा कि डेल जी को 0 रखा इक्विलिब्रियम पे, तो डेल जी नॉट क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट, ये उससे सॉल्व करके आया है, ठीक है। या फिर ई एम एफ या ई 0 होता है। क्लियर है? तो समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ यार मैं? उस डेरिवेशन में डेल जी को 0 रखोगे, फिर ये पूरा सॉल्व करके ये वाली चीज आ जाएगी उस वाले इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे। तो मैंने तुमको इक्वेशन लिख के ये बता दिया, इक्विलिब्रियम दिया तो सीधा इसको 0 मार देना, 0 इज इक्वल टू ये इक्वेशन। एफ एच ई बोले तो ये इज इक्वल टू 0 माइनस ये इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है, ये कंडीशन हो गई। ये देखो 0 इज इक्वल टू ये माइनस ये, फाइनल ये आएगा तुम्हारा, ई एम एफ 0 हो गया, तो ये 0 तो ये वाला पोर्शन उठ के इधर आ जाएगा, तो प्लस में चले जाएगा, तो ई नॉट इज इक्वल टू ये, तो फाइनली ये याद रखोगे तो इससे सब हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब ये वाला इधर देखो, ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू, ओरिजिनल यही था ना, वो तो मैंने आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 298, एफ की वैल्यू 96500 कूलम ये रख के और 2.303 के साथ जब सॉल्व किया तो 0.06 आया था, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल तो यही है ना, नर्नस्ट इक्वेशन। ओरिजिनल नर्नस्ट इक्वेशन क्या है, ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू, ये ओरिजिनल है। क्लियर है? ये तो अपन ने सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाइड किया, ओरिजिनल नर्वस्ट इक्वेशन ये है तुम्हारी। क्लियर है? ये क्या है, नर्वस्ट इक्वेशन वो है ना, ये नहीं है, ये तो अपन ने सॉल्व कर दिया पूरा, ठीक है। अब देखो वो जो तुम लिख रहे हो ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अगर ग्राफ, बहुत बार वो पता है ग्राफ देकर क्वेश्चन पूछता है, ग्राफ दे देगा और ग्राफ में कुछ वैल्यू लिख देगा और फिर तुमको बोलेगा सॉल्व द क्वेश्चन जो भी है। अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है, ठीक है, और ग्राफ पे ये जो स्लोप है ना, ये वाला मतलब इसके इधर इधर वाला, यहाँ पे मान लो उसने लिखा है 3, ग्राफ पे यहाँ पे क्या लिख के दिया है 3, तो वो 3 क्या होगा तुम्हारा ई नॉट। फिर क्वेश्चन में मत ढूंढना कि क्वेश्चन में ई नॉट नहीं दिया था, ग्राफ में दिया है, समझ गए। ये डंडी जहां तक जारी होगी उसका जो इस y एक्सिस पे नंबर दिया होगा वो तुम्हारा होता है ई नॉट सेल। तो क्वेश्चन में या तो यहाँ से दे सकता है या फिर स्लोप अगर दे रखा है क्वेश्चन में कि जो भी कुछ दे कि स्लोप इतना है, तो स्लोप होता है -2.3 आर टी बाई एन एफ। ये जो पोर्शन होता है ना ये वाला, ये स्लोप होता है। तो या तो वो इसकी वैल्यू n नहीं देते हुए डायरेक्ट स्लोप दे दे, समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं। ये जो चीज है ना बेटा, ये है तुम्हारा स्लोप। तो अगर वो क्वेश्चन में n की वैल्यू है, रिएक्शन नहीं दे रहा, तो तुम n कैसे फाइंड करोगे, n फाइंड नहीं कर पाओगे ना। स्लोप उसने दे दिया है 3 और n की वैल्यू नहीं पता था, तो पूरा ही इसकी वैल्यू क्या है 3 है ना, समझ गए। नहीं आ रहा क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका है, क्वेश्चन सिंपल हर एक चीज वो अलग से मेंशन करके दे सकता है। क्वेश्चन को उसने लैंग्वेज के फॉर्म में नहीं दिया, क्वेश्चन ये दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ मान लो 5 लिखा है और स्लोप दिया है उसने 3, क्लियर है, मैं एक रैंडम नंबर, और बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, फाइंड द ईएमएफ। समझ गए, कोई रिएक्शन नहीं दी, कुछ नहीं दी, बस तुमको एक ग्राफ दे दिया, इसमें यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, मैं मान रहा हूँ। तो ई नॉट सेल 3 लिखा है तो यहाँ 3 लिख दूंगा, ठीक है। स्लोप ये पूरे माइनस को इंक्लूड करते हुए पूरी वैल्यू क्या लिखी है उसने 2, तो यहाँ 2 लिख दूंगा इसकी जगह, ठीक है। और फिर ये वाला पोर्शन यहाँ मतलब प्लस लगाऊंगा, ई नॉट प्लस फिर माइनस ये पूरा, तो उस माइनस के साथ वैल्यू दी है ना, तो माइनस के साथ उसकी वैल्यू जो भी दी वो लिखा और लॉग क्यू। क्लियर है? तो ऐसे करके तुम सॉल्व करोगे अगर यहाँ से देता है तो इस चीज का ध्यान रखना, ई नॉट सेल ये रहा और ई नॉट सेल ये रहा। क्लियर है? कैसे देगा क्वेश्चन, ग्राफ से देता है तो कैसे करोगे, ये 2 चीजें दे सकता है ग्राफ में, तो यहाँ से ई नॉट आएगा, स्लोप से ये वाली चीज आ जाएगी, बचा हुआ क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वैरायटी है उसमें ये। क्लियर है? समझ में आया इतना। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो बस मैंने लिख दिया कि y इज इक्वल टू ये एम एक्स है और ये सी है। क्लियर है? तो तुमको पता होना चाहिए कि अगर देता है तो क्या, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, अपना उसका यूज कहाँ है, ऐसे। क्लियर? ठीक है। अब वही उसको ln के फॉर्म में देता है तो ये चीज आ जाएगी, ln में 2.303 वाला पोर्शन गायब कर देते हैं,
तो RT/NF ही रह जाएगा, ये E0 रहेगा, ln हो जाता है। क्लियर है? ln से क्वेश्चन नहीं आते, log से ही लिखता है। बस ये कि 2.303 गायब कर देते हैं ln में, लिखाया था तुम लोगों को कि ln और log 10 में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करते, तो वो चीज गायब कर दी है। सेम अपने को यूज का है, हाँ हाँ, फिर वो भी ln क्यों हो जाएगा। डेल जी का है, अच्छा डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस RT log Q ln Q, हाँ ठीक है, बट वो अपने काम का ही नहीं है, ln Q ही होगा वो। ठीक है, ये समझ गए ना अपना यूज कहाँ है इसका। ठीक है बेटा, इधर देख लो, फाइनल तुम्हारे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। ब्लू वाला याद होना चाहिए, ये 3 वैरायटी ही आएगी। सेकंड टफ बनाना होगा तो ऐसा दे देगा, ये 2 वैरायटी आएगी। इन 5 से तुम्हारे क्वेश्चन कवर्ड है, इससे ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। ग्राफ से आएगा तो ऐसा देगा, इक्वेशन से आएगा तो वो इक्विलिब्रियम यूज कर रहा है तो ये, FHE का क्वेश्चन है तो ये, और इक्विलिब्रियम आए तो Q को K भी करना। इक्विलिब्रियम में इसको भी 0 करोगे और Q को K कर दोगे। क्लियर है? और Q K कैसे निकालते कल सीखेंगे अच्छे से, और N कैसे निकालते हैं कल सीखेंगे। ठीक है, चलो इतना क्लियर है सभी को। अब वही E0 सेल और KC का रिलेशन क्या है पढ़ लिया अपन ने, बस देख लो। EMF इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.06 log Q। क्लियर है इतना। एट इक्विलिब्रियम QC बराबर KC होता है, बता दिया। कोई भी टाइम पे फाइंड करते तो ये हो गया। EMF 0 होता है, डेल जी भी 0 होता है। ठीक है, याद रखोगे कि डेल जी भी इक्विलिब्रियम क्या होता है 0। लेकिन इक्विलिब्रियम पे E0 सेल कभी भी 0 नहीं होता। EMF 0 करना, ये 0 मत कर देना, सब कुछ गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम दिया और तुमने E0 को 0 कर दिया और EMF रहने दिया। EMF को 0 करोगे, E0 को वही रखोगे। E0 कभी भी इक्विलिब्रियम पे 0 नहीं होता है, इसीलिए अलग से लिखा है ना। डेल जी नॉट 0 होता है क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, तो वो दोनों 0 नहीं होंगे। उसके अलावा डेल जी 0 होगा और EMF 0 होगा, तो दोनों में फर्क है। वो गोला ऐसे ही नहीं लगा है, समझ गया ना। तो वो डॉट लगा है ऊपर, ये गोला मतलब वो 0 नहीं है, और जहां नहीं लगा है वो 0 है। क्लियर? तो ये लिखा हुआ पोर्शन तो खत्म कर दो, कॉलेज तो ऐसे भी नहीं। अरे पहले से लिख रखा था इसीलिए, अब बस हो गया खत्म। ये इतना से बचा है ये। ठीक है, चलो सारे इधर बेटा, सभी इधर ध्यान दे लो। ये समझ में आया सबको क्या है इसका कंक्लूजन? अपन ने यही लिखा है ना फाइनली। तो यहाँ ये लिखने का मतलब क्वेश्चन में तो यही काम आना है ना। इक्विलिब्रियम देगा तो इसको 0 करना है। हाँ, FHE में E0 को 0 क्यों किया? हाँ, FHE में अपन पढ़ते ना कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे वो जो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड है प्लेटिनम, ना तो वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, तो उसका E0 स्टैंडर्ड अपन मान के चलते कि 0, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ही जनरेट नहीं होता। इलेक्ट्रोड का कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा तो लिखूंगा ना मैं। इक्विलिब्रियम पे FHE वाले को कुछ छेड़छाड़ मत करना, उसका वो है कि E0 0 ही रहेगा। FHE वाले केस में नॉर्मल E0 0 होता है, तो इक्विलिब्रियम पे भी 0 ही होगा। FHE का केस ही अलग आएगा। ठीक है, अब वो तुम दोनों को वो नहीं करोगे ना, दोनों ही 0, तो फिर निकाल क्या रहे हो? समझ गया? तो वो सिर्फ H हाइड्रोजन का अलग से क्वेश्चन नहीं देगा, उसके साथ कुछ मिक्स करके ही देगा। सारे डाटा गिवन होंगे। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएंगे कल तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये इतना समझ में आया सभी को? अभी ये वाला पोर्शन, इसका कंक्लूजन यही तो है। QC को KC रखा इक्विलिब्रियम पे, और इक्विलिब्रियम पे EMF को 0 रखा। डेल जी का इसमें यूज नहीं होता, डेल जी इक्वेशन से ही ये इक्वेशन आई ना, तो डेल जी का यूज इसमें तो नहीं होगा ना, ऊपर यूज हो गया उसका इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन, तभी ये आया है। ये क्लियर है? तो तुमको बस इतना याद रखना है, ब्लू वाला पोर्शन, और ये याद नहीं रखना है ये वाला, ये लिखा दिया है। क्लियर है? अब ये वाला पढ़े। यहाँ क्या किया मैंने? EMF 0 किया ना। EMF 0 कब होता है? इक्विलिब्रियम पे, मतलब ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन का ही आगे कंटिन्यूड पार्ट है ये, कि इक्विलिब्रियम पे EMF 0, तो EMF 0 रखा, E0 सेल माइनस 0.05 log KC, और इक्विलिब्रियम में तो K लिखता हूँ, इक्विलिब्रियम नहीं होता तो Q लिखता हूँ। क्लियर है? तो E0 सेल क्या होगा? ये माइनस वाला पूरा उठ के उधर आ जाएगा, तो सब प्लस में हो जाएगा और वैल्यू वही रहेगी। और इसको इधर ले जाके देखो, या तो मैं यहीं पे लिखता -2.303 RT/N, तो वही है। वो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट मत करना कि 0.6 से इतना सारा अजीब कैसे हो गया है। समझ गया ना? वो मैं इस फॉर्म में लिखूं या इस फॉर्म में लिखूं, एक ही बात है। क्लियर है? तो इसको उधर ले जाके क्या हुआ है, फाइनल यही है ना
कि 0.06 बाय n log Kc। क्लियर है सबको? क्या किया, इसका जब ग्राफ आएगा इक्विलिब्रियम पे तो ऐसा आएगा, उसका स्लोप क्या होता है प्लस का 0.06 बाय n। नॉट की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो पता है ना क्या करेंगे, ये पोर्शन समझ गए। इस ग्राफ से नॉट कैसे फाइंड करेंगे, ये वाला पोर्शन, नीचे डंडी बना हुआ तो log C वाला पोर्शन। क्लियर सबको? ग्राफ से अब कल क्वेश्चन करेंगे, समझ जाओगे। बट ये इक्वेशन याद करके आ जाना, और इतनी बार तो मैंने रिपीट कर दी कि हो जानी चाहिए याद। क्लियर है? अब रिलेशन बिटवीन डेल जी नॉट, ठीक है, के सी और ई नॉट। डेल जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट होता है, ठीक है। तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, ई नॉट की वैल्यू रख दूं, ई नॉट की वैल्यू 2.303 बाय एन एफ लॉग क्यू के सी, तो वो वाली वैल्यू रखी। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। ये याद कर लेना, एक इक्वेशन ये वाली, ठीक है। डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी याद होना चाहिए, ठीक है। या फिर सुनो, हाँ क्या, इधर देखो, ये वाली इक्वेशन थी एट इक्विलिब्रियम डेल जी जीरो होगा ना, तो डेल जी एट इक्विलिब्रियम जीरो, तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर उठ के माइनस में आ जाएगा, और वो एल एन क्यू कर लेना उसको अभी, है ना। लॉग क्यू की जगह उसको क्या कर लोगे, क्योंकि माइनस 2.303 आर टी लिखा नहीं है ना मैंने, तो एल एन क्यू। अगर माइनस 2.303 आर टी लिख दूँ तो लॉग क्यू लिखता हूँ। क्लियर है? इसको अगर मैं 2.303 आर टी तो मैं लिखूंगा लॉग क्यू, और 2.303 नहीं इंक्लूड करता हूं तो लिखता हूं आर टी एल एन क्यू। क्लियर है? तो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल जी जीरो, डेल जी जीरो, तो ये वाला पोर्शन उठ के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वही लिखा है कि डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। कहाँ पे वो फिर, अरे नहीं, हाँ यहाँ पे एल एन होगा, लेकिन ये मैंने 2.303 यहाँ कर दिया ना, तो ठीक है, इसको एल एन करना कर लेना, एल एन क्यू। मतलब वो तुमको काम ही नहीं है डेरिवेशन का, बट समझ गए ना क्या है। तो ये वाली चीज कहाँ से आई होगी, क्लियर है? समझ गए ना? इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे डेल जी जीरो होता है, डेल जी को जीरो रखोगे तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू उधर वाली चीज इधर आ जाएगी माइनस के साथ। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, शाबाश। लॉग के सी क्या होगा, ये डिवाइड में आएगा, ये डिवाइड में आ गया। जब भी लॉग को ऐसे शिफ्ट करोगे, सुनो ये वाला, कि इधर और इधर लॉग, तो उसको 10 की पावर में लिखते हैं। सुन लो ये चीज, लॉग के सी था इज इक्वल टू ये, इधर से अगर मेरे को के सी फाइंड करना है तो लॉग यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, तो ये लॉग इधर से हटाने के लिए इस पूरी पावर को 10 के उसमें लिखते हैं, तो इधर से लॉग हट जाता है। ये चीज अब याद रख लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन में पूछेगा ना फाइंड द के सी, तो के सी तो लॉग के साथ आ रहा है ना, तो लॉग हटाना ही पड़ेगा तुमको आखिरी में आके। तो वो लॉग हटाओगे कैसे, सामने वाले का जो भी वैल्यू आ रही है उसको 10 की पावर में चढ़ा देना, तो इधर से लॉग हट जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से लॉग मैंने हटाया तो क्या किया, 10 की पावर में इस पूरी को चढ़ा दिया, माइनस डेल जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। क्लियर है बेटा? इस चीज को समझ लेना अच्छे से। हो गया, ये लास्ट हो गया क्लियर, ठीक। डेल जी नॉट एल एन क्यू सी, ये वाला, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो नेगेटिव में, डेल जी नॉट और एल एन क्यू सी या लॉग क्यू सी, इसका ग्राफ ये नेगेटिव में आएगा, तो ये नीचे मार देना इसका स्लोप माइनस 2.303 आर टी। क्लियर है? तो 3 स्लोप है, एक ये ई नॉट वाले का, डेल जी नॉट वाले का, और ई एम एफ का। ये ई एम एफ वाले का स्लोप, ये ई नॉट वाले का स्लोप, और ये डेल जी नॉट वाले का स्लोप। क्लियर है? 3 ग्राफ है। क्वेश्चन कहां से आएगा, फाइनली तुमको नर्व्ड इक्वेशन क्या याद रखनी है, 3 फॉर्मूले सुनो। डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, पहला फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला, ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग क्यू, या फिर बोलूं ई एम एफ इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.06 बाय एन लॉग क्यू, ठीक है। तीसरा आता है डेल जी वाला, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी एल एन आर टी लॉग क्यू सी। बस ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। क्लियर है? ये 3 फॉर्मूले याद रहेंगे तो आगे के क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। फिर इसमें एक एफएचई वाला केस थोड़ा और अलग से लिखवाना है, वो मैं कल लिखवा के कल मेरे को नर्व्ड इक्वेशन के क्वेश्चन कराने सारे,
ठीक है। तो कल भी 8 से अगर लगती है क्लास तो सुबह से आ जाना, 3 घंटे में अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेंगे सारी वैरायटी के, ग्राफ प्लस नॉर्मल प्लस सारे, ठीक है। चलो ये वाला लेक्चर तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आ जाओ बेटा, जल्दी बैठो। देखो कल अपन ने बेसिक सारे फॉर्मूलेस लिख लिए थे, डेरिवेशन अपने कोई काम के है नहीं कि तुमको पूरे डेरिवेशन समझने होगी, कहाँ से आया क्यों आया, ये चीजें कोई काम की नहीं तुम्हारे, ठीक है। कुछ 2-3 और स्टेप्स बची थी वो अपन लिख लेंगे, लेकिन उसके पहले एक देखो बड़ा कहाँ से था वो चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले डेल जी वाला एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, ठीक है, डेल जी बराबर माइनस NFE, ठीक है, और डेल जी नॉट अगर पूछूं तो माइनस NFE नॉट, ठीक है। F क्या होता है 96500 कूलम, ठीक है, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E नॉट होता है, ठीक है। क्लियर है इतना? फॉर्मूले अपने कल देखे थे थोड़े बहुत डेल जी से रिलेटेड, ठीक है। और एक और क्या देखा था, -2.303 RT log Q, एक ही वाला देखा था। डेल जी के 2 ही फॉर्मूले थे, डेल जी इक्वल टू माइनस NFE और एक डेल जी इक्वल टू -2.303 RT log Q। क्लियर है? ठीक है। और इसके अलावा एक अपना नफ्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला था वो ये था, EMF इक्वल टू E नॉट माइनस, अगर पूरा लिखूं तो 2.303 RT बाय NF log Q, ये था 2.303 RT बाय NF log QC। QC को वो देखते हैं अपन क्या है, ठीक है। या फिर इसमें सारी वैल्यूज पुट करूं तो EMF इक्वल टू E नॉट माइनस 0.06 बाय N log QC। बस यही फॉर्मूले थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब एक चीज और, चलो फिर अलग से लिख लेंगे अपन, बट इतना याद है सबको अभी तक, इसमें कोई दिक्कत? ये वाला कब यूज करेंगे, जब टेम्परेचर में फिक्स कर दिया हूं 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर क्वेश्चन में कुछ और दिया हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन टेम्परेचर कुछ भी नहीं दिया हो तो ये, और 298 केल्विन मेंशन किया हो तो भी ये। क्लियर है? ठीक है। फिर इसको ग्राफ से देख लिया था कि ग्राफ में एक्स एक्सिस वाला E नॉट होता है, कुछ नहीं दे तो। क्लियर है? ग्राफ से अगर देखा जाए तो इतना सबको ठीक, मतलब ठीक है ना। अब देखो अपने को यहाँ से ये क्वेश्चन में देगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में गिवन होगा, ये तुमको फाइंड करना रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में EMF फाइंड करना होगा, E नॉट गिवन होगा, और नहीं भी हो तो E नॉट निकालना अपन ने सीख लिया है, ठीक है। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बैलेंस इक्वेशन से निकालोगे, ठीक है। ये कहां से निकालोगे? बैलेंस इक्वेशन से। बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला जो पोर्शन बचा ना log QC, बेटा इधर देख लो, ये log QC वाला जो पोर्शन है ये लिखना है अपने को, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम वाली जो चलो इक्विलिब्रियम वाला छोड़ो, पहले इधर देखो, रिएक्शन कोशेंट होता है क्या? Q। रिएक्शन कोशेंट होता है Q, इतना याद रहेगा। कोई भी रिएक्शन अगर 0 से 100 तक जा रही है, कल लिखना छूट गया था, ठीक है, ये 50, 60, 80 कुछ भी लिख देता हूं मैं, ठीक है, 10, 35, 42। क्लियर है? तो रिएक्शन कोशेंट QC में कोई भी टाइम पे निकाल सकता हूं। A से B अगर रिएक्शन हो रही है, समझ गया ना, A से B पे अगर रिएक्शन हो रही है मतलब रिवर्सिबल होगी, तो A से B में हो सकता है स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद रिएक्टेंट कितना बचा, प्रोडक्ट कितना बचा, 10 मिनट बाद कितना बचा, समझ गए। तो कोई भी टाइम पे मैं अगर QC निकालना चाहूं तो इसका QC क्या होगा? B अपॉन A, या फिर अगर इसको 3 है और ये ऐसा करूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन। हाँ तो वही पढ़ा रहा हूं, आप सुनो, ठीक है। रिएक्शन कोशेंट QC में कोई भी पॉइंट पे डिटरमाइन कर सकता हूं, ठीक है। हाँ, यहां भी मैं QC लिख सकता हूं, हर चीज का मैं QC लिख सकता हूं, समझ गए। QC कोई भी पॉइंट के लिए लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिएक्शन कोशेंट हो गया Q। अब आएगा इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कोशेंट बोलो, ठीक है, या फिर बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये होता है Kc।
ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब होगा? जब ए और बी की रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम में आ गई है कि जितना ए टूट के बी बन रहा है उतना ही बी टूट के ए भी बनेगा। ये वाली जब कंडीशन आ जाती है तब लिखते हैं केसी, ठीक है। तो ये भी मान लो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 5A से 6B, ये अगर लिख दिया मैंने, तो इसका केसी कितना लिखूंगा मैं? बी का 6 और ए का 5। इतना क्लियर है? बस तुम वर्ड्स को ध्यान रखना, केसी अलग है, क्यूसी अलग है। क्यूसी कोई भी पॉइंट पे डिटरमाइन हो जाता है, केसी सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे होता है। तो केसी और क्यूसी बराबर कब होंगे? इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे तो केसी लिखा जाएगा, तो उस टाइम पे क्यूसी भी तो लिख सकता हूँ ना, क्यूसी तो कभी भी लिख सकता हूँ, लेकिन केसी सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे लिख पाऊंगा। तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे क्यूसी भी लिख सकता हूँ, केसी भी लिख सकता हूँ। होना जाना कुछ है नहीं क्यूसी केसी से, लिखना यही है, बस वर्ड से कंफ्यूजन नहीं होना कि क्या है। क्लियर है? ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और पॉइंट आता है तुम्हारे पास, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं KSP। सॉल्युबिलिटी है ना, तो देखो ये सब चीजें इक्विलिब्रियम की, बट अभी याद रखो KSP बोलते हैं इसको, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसमें कैसे लिखते हैं? अगर मान लो रिएक्शन A से जा रही है B प्लस C, A टूट के क्या बन रहा है? B प्लस C बन रहा है, तो जो प्रोडक्ट होंगे ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वर्ड में ही आ रहा है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो इसका Q या K जो होता है ना, KSP, वो कैसे लिखते हैं? AB और इंटू C, बस ये याद रखना। क्लियर है? अगर के देखो फॉर्मूला वही है अपना, EMF इजिकल टू E0 माइनस 0.06/n। अब देखो यहां अगर लॉग QC भी लिख सकता है, समझ गए? लॉग KC भी लिख सकता है, लॉग KSP भी लिख सकता है। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाली चीज आएगी तो उसमें क्या करोगे? BC/A नहीं करोगे, सिर्फ प्रोडक्ट लिखते हैं, B एंड C प्रोडक्ट वाले में। हाँ, KSP अगर आता है तो इसके लिए क्या लिखोगे? सिर्फ B और C। KC QC आते तो उसमें प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या फिर एग्जैक्ट बोलूं तो प्रोडक्ट के आयंस अपॉन रिएक्टेंट के आयंस। सिर्फ आयंस लिखे जाते हैं सॉलिड स्टेट में, क्योंकि वन रहता है तो वो कभी लिखते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हैं? आयंस। समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा। फॉर्मूले 3 हो सकते हैं, या तो QC लिखे, या फिर KC लिखे, या फिर KSP लिखे। अगर KSP होता है तो ऐसे उसकी वैल्यू लिखी जाएगी, KC होता है तो ऐसे लिखी जाएगी, QC होता है तो ऐसे लिखी जाएगी। क्लियर है इतना? इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं, डाउट ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आया। और चौथी जो चीज, हाँ, लिखने में सेम ही जाएगा लेकिन बोलने में चीजें अलग ही रहेगी वो, ठीक है, और वैल्यूज अलग जाती है। हाँ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी मतलब कोई चीज मैंने पानी में, जैसे A डाला मैंने पानी में, A टूट के कितना B और C बनाएगा, तो जो B और C बन रहा है ना वो है सॉल्युबल होने के बाद B और C बना, और प्रोडक्ट है ना वो, रिएक्टेंट A था, तो प्रोडक्ट का ये ऐसे लिखते हैं KSP। KSP कैसे लिखते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है, उसमें रिएक्टेंट का कोई लेना देना नहीं है, रिएक्टेंट का कोई लेना देना नहीं है KSP में, और ये KC और QC में लेना देना है, ठीक है। अब ये QC और ये वाले जो है ना, इसमें याद रखना प्रेशर अगर वाला वर्ड यूज होता है, ठीक है, तो उसके लिए लिखा जाता है, Q पे तो नहीं होगा, QC QP KC KP/KC, अरे यार, इक्विलिब्रियम पे अगर लिखा जाता है तो KP बोलते हैं इसको। प्रेशर वाली चीज हो तो उसको क्या बोलते हैं? KP। KP में सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते बेटा, बातें नहीं है, और फोन रख दो क्या। चलो, प्रेशर के लिए क्या लिखेंगे? KP, ठीक है। अब ये मान लो अगर मैं बोल रहा हूं A से B प्लस C बन रहा है, ठीक है, और सब गैसियस में थे, तो गैसियस वालों के लिए प्रेशर वाली चीजें यूज होती है, तो KP कैसे लिखी जाएगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ B, कौन सा डब्बा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ठीक है, समझ में आया?
पार्शियल प्रेशर वाली चीजें फिर तो पार्शियल प्रेशर लिखे जाएंगे इसमें, जो 1 atm और जो भी क्वेश्चन में देके रखेगा वो। तो गैसियस वाली चीजों के लिए प्रेशर वाली चीजें लिखी जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन के लिए मोलर मोलरिटी देके रखेगा 0.01 0.02 जो भी है वो लिखी जाएगी। तो ये 4 अलग अलग टाइप के तुमको क्वेश्चन में मिलेंगे, कभी केपी, कभी केसी, कभी क्यूसी, कभी केएसपी। लॉग केएस वो क्वेश्चन में देगा कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से करोगे। इक्विलिब्रियम से देगा तो इक्विलिब्रियम वाला रख देना, और नॉर्मल देगा तो नॉर्मल क्यूसी वाला रख देना। अभी क्वेश्चन आएंगे तो समझ जाओगे तुम क्या चीजें चल रही है। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना फटाफट से नोट डाउन करो इस पर्टिकुलर पोर्शन को। अब क्यूसी निकाल कैसे रहे हैं वो अलग अलग 3-4 क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। इधर देखो बेटा, देखो नर्व्स इक्वेशन से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो नर्व्स इक्वेशन को पूरा लिखोगे कैसे पहले तो वो सीख लेते हैं। ठीक है, देखो नर्व्स इक्वेशन में 2 चीजें तुमको फाइंड करना है। ई नॉट तो देके रखेगा और ई नॉट फाइंड करना अपन ने सीख लिया, ईएमएफ फाइंड करना है। ईएमएफ फाइंड करना है, सबसे पहली चीज क्या आती है? ई नॉट माइनस, तो ई नॉट आता है निकालते हैं, माइनस 0.06 तो कांस्टेंट है अपॉन एन। एन कैसे फाइंड करेंगे? रिएक्शन को कंप्लीट लिखोगे और जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और रिएक्शन कंप्लीट लिखना अपन ने पहले दिन सीखा था इसमें, वो जो सेल रिप्रेजेंटेशन में लिखा था कि बैलेंस करके तुमको पता लगता है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो एन वैसे लिख सकते हो कोई भी रिएक्शन का। ठीक है, अब बचता है क्यूसी वाला पोर्शन, वो लिखना सीखना, तो वो अपन इन गिने चुने एग्जाम्पल से सीख लेंगे। ठीक है, चलो इधर देखो सभी, अगर कोई हाफ रिएक्शन आती है, ये हाफ रिएक्शन, इसमें एन कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 1 ना, तो एन कितना आएगा? 1। इसके लिए वही अपना ईएमएफ कैसे लिखा जाएगा? ई नॉट माइनस 0.06/1। ठीक है, और क्यूसी क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जो क्यूसी है ना, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्यूसी है ना, ये ऐसे लिख लेना, प्रोडक्ट के आयंस अपॉन रिएक्टेंट के। ठीक है, अगर कोई आयन नहीं होगा ना तो उसका 1 लिखते हैं, या फिर नहीं लिखते हैं, ऐसा बोलो। नहीं का मतलब 0 मत करना बस उसमें। ठीक है, तो इसमें आयन, दोनों ही आयन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के आयन कौन है, मतलब प्रोडक्ट के कौन है? Fe+3, उसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इधर Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन जो भी दिया होगा, या इसके नीचे लिख के देगा कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर से 0.02 या जितना मोलर हो रहा है वो कॉन्सेंट्रेशन लिखना रहेगा। ठीक है, लॉग के साथ है ना, लॉग नहीं लिखा ना मैंने, लॉग के साथ है वैल्यूज है ना, लॉग Fe+3। क्लियर है? अगला वाला, इसमें भी यही होगा। इसमें ईएमएफ कैसे लिखेंगे? ई नॉट माइनस 0.06 अपॉन एन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? 0 से 2 ना, तो 2 लॉग प्रोडक्ट क्या है? कॉपर+2 अपॉन रिएक्टेंट क्या है? कॉपर। तो रिएक्टेंट लिखूंगा क्या? नहीं, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में है ना, तो अपन ने क्या बोला? सिर्फ आयंस लिखने हैं, तो ये यहाँ नहीं लिखूंगा, या फिर अगर लिखता भी हूं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 माना जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट या तो मैं नहीं लिखूंगा या फिर 1 लिख लूंगा। क्लियर है? तो 1 लिखने से तो अच्छा होता है कि नहीं लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे इससे लिख लेना कि ये जो है, तो कॉपर का जो ब्रैकेट आएगा उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसीलिए वो नहीं लिखा है नीचे मैंने कुछ भी। क्लियर है? वो दे नहीं दे ऐसा, अभी के लिए ऐसा लिख लो तो तुमको याद रहेगा। हाँ ठीक है, सॉलिड स्टेट में जो भी होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 लिया जाता है, आयंस का ही लिखते हैं अपन। ठीक है, अब ये वाला फुल रिएक्शन वाली देखो, अगर ये बैलेंस रिएक्शन नहीं देता मैं, ठीक, यहाँ पे तो मैंने दे दी, नहीं देता तो तुम बैलेंस कर लोगे 2 हाफ रिएक्शन को जोड़ के। पहले अपन ने पहले पेज में जो क्वेश्चन किया वही है बस। अब मैंने सीधी सीधी तुमको पूरी रिएक्शन लिख दी है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस से चेक कर लो, 3 सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन को कैच करने के लिए एक एल्यूमिनियम है जिसके ऊपर 3 की कमी है, तो रिएक्शन बैलेंस जा रही है। और कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 3। जितने का ऑक्सीडेशन होगा उतने कैच करने वाले भी हैं। 3 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन को कैच करने वाला एक इंसान बैठा है। ठीक है, तो इसका ईएमएफ कैसे लिखाएगा? E0 माइनस 0.06 बाय कितना लिखूं? 3। ठीक है, लॉग ऑफ प्रोडक्ट लिखना है ना, प्रोडक्ट में देखो आयन का ही लिखते हैं, तो सोडियम की पावर 3। एल्यूमिनियम को लिखूंगा क्या? नहीं, एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? 1। इसको 1 हो जाएगा ना इसका, तो उसको नहीं लिखूंगा मैं। क्लियर है? अपॉन में
रिएक्टेंट लिखते हैं। रिएक्टेंट में सोडियम को लिखूंगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो सॉलिड स्टेट में, तो उसका 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 3 कोई मतलब ही नहीं है, 1 ही रहेगा। सिर्फ किसको लिखूंगा मैं? एल्यूमिनियम को। क्लियर है इतना? और एल्यूमिनियम +3 हुआ ना, ये एल्यूमिनियम की पावर 3 नहीं है, वो +3 चार्ज है। उसके आगे कुछ लिखता तो उसको पावर में रखता मैं। क्लियर? अब ये वाले रिएक्शन का लिखें, इसमें पहले चेक कर लेता हूँ बैलेंस है कि नहीं है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको चेक करना पहले। सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को कैच करने वाला एक मैग्नीशियम है, तो सही है, बैलेंस जारी होगी। ठीक है, तो इसका ईएमएफ कैसे लिखेंगे? E0 - 0.06/2। क्लियर है? लॉग ऑफ प्रोडक्ट में इन दोनों में से क्या लिखूं? सिर्फ ये ना, सोडियम प्लस का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा पावर में। ठीक है, और इधर इन दोनों में से ये लिखाएगा आयन, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? अपॉन में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम +2 का आयन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, लास्ट वाला लिखूं? हाँ, फर्स्ट मतलब ये EMF = E0 - 0.06/n। इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ट्रांसफर। कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? देख, 3 सोडियम है, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, 3 सोडियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कैच करने के लिए भी 3 इलेक्ट्रॉन कैच होने चाहिए, तो एक एल्यूमिनियम उन तीनों इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेगा, तो बैलेंस ही होगी, बाकी रिएक्शन तो आगे की। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो 3। लॉग ऑफ प्रोडक्ट में ये दोनों चीजें लिखी जाती है प्रोडक्ट की, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है ना, तो इसका तो 1 ही रहता है, तो उसको नहीं लिखते हैं, सिर्फ आयन लिखते हैं। देख, ठीक है, तो सोडियम का आयन लिखा और उसका आगे 3 था, तो 3 को ऊपर लिखा। इधर इन दोनों में से ये तो सॉलिड स्टेट में, तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ एल्यूमिनियम +3 का कॉन्सेंट्रेशन लिख देंगे। ये बस वैसे बाकी भी किए। ठीक है, थर्ड वाला करूं? ये अगर लिखते आ गया तो आगे का क्वेश्चन फिर सॉल्व ही है, फिर तो क्या कैलकुलेशन ही है ना। चलो ये वाला, ठीक है, इसमें क्या करेंगे भाई? EMF = E0 - 0.06/n। कितना लिखूं? देखो, एक एल्यूमिनियम 3 मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम +2 चार्ज करता है। 3 मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कैच करने के लिए एक एल्यूमिनियम +3, तो दोनों कैच कर लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन जंप हुए ना, और 6 इलेक्ट्रॉन इसने कैच किए हैं टोटल, तो यहाँ पे n क्या आएगा? 6। नहीं आ रहा? थोड़ा चलाओ इसको। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है दोनों में से? कौन सा? ऊपर वाला। EMF = E0 - 0.06/n। 2 कैसे लिखा है आया? ठीक है, लॉग में प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रोडक्ट में इन दोनों में से क्या लिखूंगा? जो आयन होगा वही लिखते हैं, सॉलिड स्टेट को नहीं लिखते हैं। तो आयन लिखा मैंने सोडियम का, और उसके आगे जो भी लिखा रहता है उसको पावर में रख देते हैं। इन दोनों में से क्या लिखूंगा? जो आयन होगा वही लिखते हैं। आयन कौन है? ये, तो ऐसा कैसा कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, इसके आगे 1 था, मतलब कुछ नहीं दिया है तो 1 है, तो पावर में नहीं लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? पावर 1। समझ गए? कोई डाउट किसी को? नहीं। लास्ट वाले में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है? 6। तो ये +3 देख के मत लिखना कभी कि +3 है तो 3। तुम पूरा चेक करना है कि ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और क्या उतने इलेक्ट्रॉन जो इसका रिडक्शन हो रहा है वो कैच कर रहा है कि नहीं। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक मैग्नीशियम 2 चार्ज के साथ होता है, तो 3 मैग्नीशियम टोटल 6 चार्ज हो जाएगा ना, तो 6 लिखोगे ना, वो 6 इलेक्ट्रॉन ये कैच करेगा। ये नहीं कि +3 और +2 देख के कुछ भी लिख दिया। क्लियर है? तो इसका n क्या होगा? 6। लॉग ऑफ प्रोडक्ट में ये है ना बस, तो मैग्नीशियम +2, उसके आगे कितना लिखा है? 3, तो 3 ऊपर चले जाएगा, अपॉन इन दोनों में से क्या लिखूंगा? सिर्फ ये एल्यूमिनियम +3 और उसका पावर में क्या जाएगा? 2। तो एल्यूमिनियम +3 और उसकी पावर में क्या जाएगा? 2। बस समझ में आया कैसे लिखना है? ये इक्वेशन अगर आ गई तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व ही है। E0 दिया होगा क्वेश्चन में, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन भी दिया होगा, बस सॉल्व करना है आगे तो, लेकिन ये लिखते आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब ये देखो, अगर सारी स्टेट एक्वस दी हो, सब कुछ एक्वस में दिया हो तो सभी का लिखेंगे, सॉलिड दिया हो तो सॉलिड का नहीं लिखते हैं, गैसियस दिया हो तो उसका पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। ठीक है, देखो ये वाली चीज़ें, इसका अगर क्यों लिखना है तो ये जो आगे लिखा है वो तो नंबर होगा ना उसका, स्टोइकियोमेट्री।
ठीक है, तो C की पावर में C, D की पावर में स्मॉल d अपॉन A की पावर में स्मॉल a और B की पावर में स्मॉल b। क्यों? क्योंकि सभी एक्वस थे, तो सभी एक्वस मतलब पानी में आयन ही होते हैं, एक्वस स्टेट में आयन ही होंगे सब। ठीक है, एक्वस लिख दिया तो आयन ही है वो, और S लिख दिया तो मतलब सॉलिड स्टेट में, उसका नहीं लिखते हैं। क्लियर है? चलो ये वाला गैसियस दिए ना, सब गैसियस दिए तो इनका कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट नहीं लिखोगे, इनका पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, है ना। फॉर गैसियस पार्शियल प्रेशर इज यूज्ड। तो इसका पार्शियल प्रेशर देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ कैपिटल C की पावर C। समझ गए? पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन में दे रखा होगा 1 atm, 2 atm, 0.5 atm, बस वैल्यू रखना है। लेकिन वो वैल्यू रखनी है तो तुमको बस पता होना चाहिए कि लिखना कैसे है उसको। ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कैपिटल D उसकी पावर स्मॉल d अपॉन में पार्शियल, ये भी गैसियस है ना दोनों, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A पावर में स्मॉल a, पार्शियल प्रेशर ऑफ B पावर में स्मॉल b। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? अब अगला वाला देखो, उसमें एक्वस भी दिया है, गैसियस भी दिया है। ठीक है, और एक में लिख देता हूं सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो अब तुमको फिर अब देखो इसका अगर लिखना है तो प्रोडक्ट में क्या है, गैसियस है ना, तो उसका पार्शियल प्रेशर लिखा आएगा। ठीक है, और साथ वाला सॉलिड है तो उसको कुछ भी नहीं लिखूंगा मैं, 1 ही आएगा, तो ब्रैकेट बना के 1 लिखूं चाहे ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता। समझ गया ना? ठीक है, अब रिएक्टेंट में क्या दिया है, एक एक्वस है, एक गैसियस है, तो एक्वस और गैसियस को हमेशा लिखते हैं, सॉलिड को नहीं लिखते हैं। तो एक्वस वाले का तो सीधा कॉन्सेंट्रेशन आएगा ना A, और पावर में क्या आएगा स्मॉल a, और गैसियस वाले के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ B और पावर में आ जाएगा स्मॉल b। क्लियर है कैसे लिखें? और उसमें वो D को क्यों नहीं लिखा, समझ गए? क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन 1 लेते हैं, तो 1 को लिखूं चाहे ना लिखूं फर्क नहीं पड़ता। और लिखना हो तो तुम लोग ब्रैकेट बना के सिर्फ 1 लिख सकते हो उसको। क्या 1 ही आ रहा? अब देखिए, बात करते हुए मैं अलग कर दूंगा, बिठा दूंगा दोनों को उठा के और पीछे, ऐसा नहीं कि कोई एक उठेगा, यहाँ से दोनों उठ जाओगे। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, अब देखो सारे इधर, अब वर्क डन वाले से भी कभी क्वेश्चन आता है। ठीक है, वर्क डन को ऐसे समझो, गिफ्ट फ्री एनर्जी अपन ने देखा था, बस अभी यहाँ पे इतना समझ लो, गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या होता है, वो फ्री एनर्जी जो यूजफुल वर्क करने में काम आती है। जैसे 100 की टोटल एनर्जी है, तो 100 में से कितनी एनर्जी काम करने में लग रही है जिससे सही में काम हो रहा है। 100 में से कुछ तो हीट के फॉर्म में लॉस होगी। कोई देखो यार, ये जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो वहाँ आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी में 100 का पेट्रोल डलवाया, तो पूरा 100 का पेट्रोल गाड़ी चलाने में काम नहीं आ रहा है, उसमें से कुछ पेट्रोल की वजह से तो गाड़ी गर्म हो रही होगी, तो वो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा होगा, कुछ इधर उधर ऑयलिंग में कुछ कहीं यूज़ हो रहा होगा। तो फाइनली जो पेट्रोल यूज़ हो रहा है सही में गाड़ी को एनर्जी देने में, समझ गए? मान लो 100 में से सिर्फ 70 ही यूज़ हो पाता हो, 30 ऐसे ही इधर उधर उड़ जाता होगा, तो वो जो 70 है वो उससे जो एनर्जी मिलेगी वो है गिफ्ट फ्री एनर्जी, ना कि पूरे 100 के पेट्रोल से जो एनर्जी मिलेगी वो गिफ्ट फ्री एनर्जी। समझ गए? 100 के पेट्रोल से एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी काम में थोड़ी ना यूज़ हो रही है, वो तो वेस्ट हो रही है ना, हीट वीट के फॉर्म में। समझ गए चीज़? तो जो हीट के फॉर्म में यूज़ हो रही है या वेस्ट हो रही है उसको हटा दो, उसके अलावा जो काम करने में लग रही है वो है अपनी गिफ्ट फ्री एनर्जी। क्लियर है? तो गिफ्ट फ्री एनर्जी क्या होता है? वो एनर्जी जो यूजफुल वर्क करने में काम आ रही है। क्लियर है? ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही वर्क डन के क्वेश्चन आते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला याद रख लेना। फाइनली देखो, n फैराड चार्ज ट्रांसफर होगा जब अपना वो बीकर होगा, इधर ये बीकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे ना, और इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है, तो मैंने बोला n फैराड या n इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं इधर से इधर। EMF कितना जनरेट होगा उसमें? E, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने पे EMF E जनरेट हो रहा है, मान लिया। तो वर्क डन बाय सेल क्या होगा? चार्ज इंटू पोटेंशियल। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, याद कर लो, चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज n इंटू एफ, जितने इलेक्ट्रॉन इंटू 1 मोल पे चार्ज। कैसे पता करूँगा मैं? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, अब उतने कितने इलेक्ट्रॉन है मुझे पता होना चाहिए ना,
तो एक इलेक्ट्रॉन पे या एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है फेराड। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? फेराड। तो फेराड इंटू कितने फेराड हैं, कितने मोल हैं, तो N इंटू एफ, और पोटेंशियल डिफरेंस E जनरेट होगा। फॉर्मूला है, याद कर लो, सिंपल है, तुमको कोई मतलब नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, क्या है, ठीक है। वैल्यू वो N की, F की, E की वैल्यू रख के आंसर आना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। वर्क डन बाय सेल मतलब क्या? देखो अब सेल जो वर्क करेगी, सेल के पास 100 की एनर्जी थी, उसमें से 30 की तो वेस्ट हो रही है, तो गिब्स के लिए बची कितनी? 70। अब वो 70 में से जैसे जैसे वर्क करता जाएगा एनर्जी कम होती जाएगी ना, तो वही लिखा है कि वर्क डन बाय सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी, या फिर बोलो डिक्रीज इन द फ्री मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। नहीं है, 100 की एनर्जी थी टोटल, 100 में से 30 तो हीट के फॉर्म में लॉस हो रही होगी, तो वो तो मेरे वर्क करने में काम आ ही नहीं रही ना। वर्क करने में काम कितनी आ रही? बची हुई 70। ठीक है, अब जैसे सेल ने वर्क करना शुरू किया वो 70 कम होती जाएगी ना धीरे धीरे, क्योंकि वही तो यूज हो रही है सेल को फंक्शन करने में। थोड़ा है ना अपना दिमाग लगा के सोचा करो, ठीक है। कि वो जब सेल या इंजन चालू होगा तो वो 70 एनर्जी तो रहेगी नहीं ना, इंजन चालू हुआ है तो वो एनर्जी यूज हो रही है, 70 से धीरे धीरे 68, 65, 62 कम हो रही है ना। तो जो अपनी गिब्स फ्री एनर्जी वो कम होगी वर्क के साथ साथ, जैसे जैसे वर्क होता जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो वही लिखा है कि वर्क डन बाय सेल, सेल जब काम करेगा तो उसके पास सेल में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो धीरे धीरे कम होगी ना। सेल में उतनी ही एनर्जी रहेगी तो सेल वर्क ही नहीं कर रहा, फिर एनर्जी आगे जा रही है तो यहाँ से खत्म हो रही है ना। तो इज इक्वल टू डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी जो है उसके पास 70 वो कम होगी धीरे धीरे। क्लियर है? तो गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, फ्री एनर्जी बोलते हैं। डिक्रीज वर्ड लग गया मतलब कम हो रही है तो माइनस साइन डिनोट करता है वो उसको। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल जी, यही होगा ना। वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज मतलब माइनस, और गिब्स फ्री एनर्जी तो डेल जी। क्लियर है? तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल जी। माइनस डेल जी, वर्क डन कितना होता है अपना? NFE, तो माइनस डेल जी इज इक्वल टू NFE, या फिर बोलो डेल जी इज इक्वल टू माइनस NFE। तो अपने को फाइनली एक फॉर्मूले याद रखना है, डेल जी क्या होता है? माइनस NFE। डेल जी नॉट क्या होता है? माइनस NFE नॉट। बात खत्म। क्लियर है? ठीक है। अब अगर वो ये पूछता ना कि वर्क डन मैक्सिमम कितना होगा, कि सब मैक्सिमम वर्क डन कितना हो जब पूरी एनर्जी यूज हो जाएगी, मतलब पूरी जो 70 है पूरी यूज हो जानी चाहिए, तो प्लस NFE ये वाला, पूरी एनर्जी यूज हो जाएगी तो वर्क डन मैक्सिमम। अगर वो तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेल कितना मैक्सिमम वर्क डन करेगी, तो क्या बोलोगे? प्लस NFE। बस इस फॉर्मूले से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये फाइनली याद कर लेना। एक वर्क डन मैक्सिमम कितना होगा? प्लस NFE। गिब्स फ्री एनर्जी कितना है? माइनस NFE। याद रहेगा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? माइनस NFE। वर्क डन मैक्सिमम कितना है? प्लस NFE। क्लियर है? ठीक है। अब ये क्वेश्चन ही समझ लो। क्वेश्चन में उसने लिख दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्या बोला है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है और EMF बताओ। बात खत्म। देखें अब, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की रिडक्शन वाली रिएक्शन आती है ना? नहीं आती, ऐसे बैठे रहते हो। रिडक्शन होगा हाइड्रोजन का, मतलब H+ का रिडक्शन होगा ना, ठीक है। और H+ से बनेगा क्या? H2। 2 H बन रहे तो इधर भी 2 ही लग रहे होंगे ना, और 2 में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ के H2 बन रहा होगा। तो +2 इलेक्ट्रॉन लिखना हो तो लिखो, वरना कोई बात नहीं। वैसे मतलब सॉरी इधर, हाँ मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये रिडक्शन होगा। रिडक्शन की रिएक्शन यही होती है। तो रिएक्टेंट ये हो गया, प्रोडक्ट ये हो गया। मैंने बैलेंस इक्वेशन बना ली, समझ में आता है? बैलेंस इक्वेशन बन गई। अब इसका EMF लिखूं मैं, EMF इज इक्वल टू E0 माइनस 0.06/n log QC या QC KC, जो भी लिखना हो वो लिखते रहना। QC कुछ नहीं दिया हो तो QC, इक्विलिब्रियम नहीं बोला, ठीक है। अब मैंने वो एक चीज बताई थी तुम लोगों को लिखते टाइम, FHE वाले केस में E0 0 होता है। जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का केस आएगा, उसका E0 रिडक्शन हो चाहे E0 ऑक्सीडेशन हो, दोनों ही क्या होता है? 0। तो ये अपना EMF रिडक्शन का है ना, और E0 भी क्या है? रिडक्शन वाला है, क्योंकि रिएक्शन कौन सी है? रिडक्शन की है, तो ये दोनों रिडक्शन वाला है। तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया ना, ये 0 होता है फॉर FHE, कल लिखवाया था। कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का? ठीक है। ये वह 0 हो गया तो EMF इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ये अपॉन ये, तो
EMF इज इक्वल टू माइनस 0.06 अपॉन n। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं रिडक्शन वाली रिएक्शन में? इसमें 2, तो डिवाइड विथ 2 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में ये क्या है? H2 है ना, H2 का कुछ लिखूंगा क्या? वो तो सॉलिड स्टेट में आ गई, ठीक है। सॉलिड मतलब हाँ गैस में आ गए तो उसका 1 पार्शियल प्रेशर लिख रहा हूँ, कुछ नहीं दिया तो 1 है, ठीक है। नीचे आयन वाला क्या दिया है इसका? H प्लस, तो H प्लस की पावर 2, ठीक है। अगर इसको लिखना हो तो ऊपर H2 लिखोगे, लेकिन H2 का पार्शियल प्रेशर 1 मान के चल रहे हैं इसमें, तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा? 1 अपॉन H प्लस की पावर 2। इतना समझ में आया कैसे लिखा है? इसमें कोई डाउट किसी को? ये 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर 1 होता है, और ये 2H प्लस को H प्लस की पावर 2। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। 0.03 लॉग 1 अपॉन H प्लस की पावर 2। इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? H प्लस की पावर 2 है तो वो ऊपर जाएगा, तो H प्लस की पावर -2 होगा। इतना क्लियर है? A की पावर B क्या, लॉग A की पावर B क्या होता है? B लॉग A, है ना? समझ में आता है ये पक्का? लॉग A की पावर B क्या होता है? B लॉग A लिखते हैं ये। तो जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? -0.03 इंटू 2, और वो माइनस के साथ आएगा तो ये प्लस लॉग ऑफ H प्लस। इतना क्लियर है? ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? 0.06 हो जाएगा ना, ये क्या हो गया? 0.06 लॉग ऑफ H प्लस। अब एक फॉर्मूला जो तुम बाद में पढ़ोगे या फिर, ठीक है अभी देख लो, pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। या फिर बोलूँ माइनस pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस, दोनों साइड माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाए ना फोन में। pH का एक फॉर्मूला तुम लोग याद रखोगे अब से, माइनस लॉग H प्लस। pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो सिर्फ लॉग H प्लस चाहिए तो माइनस उधर कर दिया मैंने, या फिर बोलूँ दोनों साइड माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इधर माइनस आ जाएगा। आ रहा है फोन में क्या लिखा है? पक्का? अच्छा बैठे रहो। दोनों साइड माइनस माइनस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दो माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस इधर रह जाएगा, तो log H प्लस की वैल्यू क्या हुई? माइनस pH। तो log H प्लस को क्या लिखूं मैं? माइनस pH लिख लूं, तो EMF कितना आएगा तुम्हारा? -0.06 pH। क्लियर है? और ये कौन सा है? रिडक्शन का है, समझ गए? ठीक है। अगर इसका ऑक्सीडेशन वाला लिखना हो तो मैं क्या करूंगा? प्लस pH क्या है? ओ हाँ pH होता है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन है या H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वो होता है pH। ठीक है, आयनिक पूरा इसी से भरा है pH से। वो क्वेश्चन में pH देगा, ठीक है। या फिर बोलेगा सॉल्यूशन का pH है 2, सॉल्यूशन का pH है 3, सॉल्यूशन pH स्केल होती है ना 1 से 14 तक, 7 न्यूट्रल होता है एसिड बेस, तो pH दे के रखेगा कि सॉल्यूशन का pH 3 है, सॉल्यूशन का pH 2 है, तो pH 2 रख देना, EMF आ जाएगा। pH जो भी दे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये रिडक्शन का हुआ। ऐसे ही जब ऑक्सीडेशन का निकालूंगा वैल्यू सेम आएगी, बस सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो EMF का रिलेशन pH से अब लिख के याद कर लेंगे अपन। समझ गए ना? EMF और pH का रिलेशन क्या होता है आपस में, लिख के याद कर लेंगे। ठीक है, एक ये और फॉर्मूला छूट रहा था अपना, अब फिर क्वेश्चन आएंगे। चलो नोट करो जल्दी है। अभी इधर देखो बेटा, है ना, अभी FAG का एक केस देख लिया ना तुम लोगों ने, रिडक्शन वाला। ऐसे ऑक्सीडेशन करके भी अगर निकालते हो तो सिंबल बस चेंज होगा प्लस, बाकी सारी चीजें वही रहेगी। ठीक है, खुद से ट्राई कर लेना, सारी चीजें वही रहेगी, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो वही लिखा है कि FAG वाले केस के लिए तुम क्या क्या चीजें डिनोट करते हो। पहली चीज, जब भी FAG का क्वेश्चन आएगा E0 को 0 रखोगे। E0 चाहे रिडक्शन का हो चाहे ऑक्सीडेशन का हो, या फिर SRP SOP 0 होता है उसके लिए। तो SRP SOP 0 है, E रिडक्शन 0 है, E0 ऑक्सीडेशन 0। तो जो नर्नफ्ट इक्वेशन लिखेंगे उसमें E0 0 कर देंगे
अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला केस आता है तो। क्लियर है? ठीक है। अब रिलेशन ऑफ ईएमएफ विद पीएच। पीएच से अगर रिलेशन पूछा जाए कि पीएच दे रहा हो, एफएचई वाले केस में H+ इकट्ठे होते हैं, H+ एसिड को डिनोट करते हैं, पीएच स्केल में H, OH न्यूट्रल, तो जितने ज़्यादा H+ उतना ज़्यादा एसिडिक होगा कोई। ठीक है, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर देखे ईएमएफ पूछे तो पीएच वाले केस से निकाल सकते हैं। H+ का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ हो जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? माइनस 0.06 पीएच। पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H+। कर लोगे अगर पीएच से, है ना? अगर इसका इस फॉर्म में भी पूछ रहा है तो ऐसे लिखेंगे ना अपन। देखो माइनस लॉग ऑफ H+ होगा तो ये प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ H+। सही है, क्योंकि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+, तो माइनस लॉग H+ ऐसा कैसा लिख लिया? माइनस माइनस प्लस हो गया। तो pH से दे, लॉग H+ से दे, H+ से देगा तो ये लिख लेना, pH से देगा तो वो लिख लेना। सेम इसमें भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोगे तो उसमें pH वाले में प्लस करना। क्लियर है? और इसका अगर वो ऐसे लिखते हो तो इसमें क्या लिखोगे? pH माइनस लॉग ऑफ H+ होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.06 लॉग ऑफ H+। कोई कंफ्यूजन नहीं? गुड। चलो इसको ऐसे याद कर लेना। देखो अपन सारी चीजें एसआरपी के हिसाब से या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अपने एसआरपी से जमाई है, उसमें ऊपर एसआरपी नेगेटिव आता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल वाली चीजों वाले में पीएच अगर ले रहे हो तो माइनस लिखना आगे। H+ वाला खुद से निकाल लेना, क्योंकि देखो यहाँ माइनस प्लस है, यहाँ प्लस माइनस है, तो ये सिंबल में बहुत कंफ्यूजन होगा कि ऑक्सीडेशन वाले में क्या रखोगे, रिडक्शन वाले में क्या रखोगे, फिर उसमें पीएच रख रहे हो तो क्या रखोगे, H+ रख रहे हो तो क्या रखोगे, तो कंफ्यूजन होगा। तो या तो एक चीज को लेके याद करो तो दूसरी तुम खुद निकाल सकते हो, सिर्फ पीएच से याद कर लो। ठीक है, पीएच से रिलेशन में रिडक्शन वाले में माइनस आता है, ऑक्सीडेशन वाले में प्लस आता है। क्लियर है? ठीक है, चलो अगर 1 देखो मैंने वहां पे हाइड्रोजन का बोला था ना, डब्बे में 1 लिख लेना, नहीं दिया हो कुछ भी, या हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 1 atm। तो इफ 1 atm नहीं दिया हो तो फिर pH2 ऊपर लिखा जाएगा, उसका जो भी पार्शियल प्रेशर दिया होगा, और नीचे H+ का कॉन्सेंट्रेशन। तो सारी चीजें वही है, 2 रखेंगे इसमें। क्लियर है? n की वैल्यू, तो ये पूरी इक्वेशन लिख सकते हो। अगर pH2 1 atm नहीं दिया है तो 1 atm दिया हो तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। क्वेश्चन करोगे, सीख जाओगे। देखो ये इक्वेशन मैंने सही लिखी है गलत? ये जो नीचे लिखा है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखो अगर यहाँ पे माइनस नहीं लगता ना, देखो ये होता है ना, कोई भी चीज इधर वाली और इधर वाली चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सामने सामने वाली, नीचे लिखा होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है EMF इज इक्वल टू A/B, तो EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, EMF इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। लेकिन अगर यही चीज ऐसा होता ना, EMF इज इक्वल टू माइनस A/B, तो फिर क्या बोलते हैं उसको? EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, क्योंकि माइनस लग गया है, ये याद रखना। तो यहाँ पे भी हो रहा है ना, EMF इज इक्वल टू E0 माइनस है, ये पूरी वैल्यू के आगे क्या लगा है? माइनस, मतलब P के आगे माइनस है और R नीचे है, तो EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। समझ गए ना क्यों? इस माइनस की वजह से EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P रहेगा। तो वही लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। या फिर इसी चीज को मैं लिखना चाहूं तो ये है वो, EMF इज इक्वल टू माइनस ऑफ P/R, ये है। क्लियर है? ये E मतलब EMF है। समझ गए? E मतलब EMF है। अब क्लियर हुआ क्या लिखा था वो इससे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, इनवर्सली, क्योंकि ये जब स्टेटमेंट में थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे ना तो फिर गलत करते हैं अपन। अपने को लगता है Q तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट होगा। अंकित पानी का बोतल है। चलो अगला, ये पहले देख लो, बर्फ है, पढ़ लो। ठीक है, देखिए रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड, ये खुद से एक बार मैच करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तीनों।
रिलेशन बिटवीन डेल जी एंड ई सेल, ठीक है। डेल जी माइनस एन एफ ई होता है, याद हो जाना चाहिए अब ये, ठीक है। 3 टाइप की प्रोसेस हो सकती है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस और एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन खुद से चल रही है, ठीक है, खुद से चल रही है मतलब ईएमएफ जो आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। रिएक्शन अगर खुद से हो रही है तो ये वोल्ट मीटर में ईएमएफ पॉजिटिव आएगा ना, मतलब 0 से ज्यादा आएगा, तभी सेल खुद से चलेगी। अगर सेल खुद से नहीं चल रही है, मेरे को बाहर से अलग से एनर्जी देके, तो ईएमएफ नेगेटिव आएगा। तो वही चीज लिखी, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होगी रिएक्शन, खुद से जब भी होती है तो डेल जी नेगेटिव होता है, स्पॉन्टेनियस के लिए अपन ने पढ़ा है, ठीक है, कि डेल जी की वैल्यू कम होती जाएगी ना धीरे धीरे, कि डेल जी खत्म होगा, वो एनर्जी जो फ्री एनर्जी उसके पास है सिस्टम के पास, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, तभी तो सिस्टम वर्क करेगा। तो डेल जी नेगेटिव या लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस के लिए। अगर इसके लिए ई सेल पूछूं तो ई सेल पॉजिटिव में आना चाहिए ना, अपन ने देखा था डैनियल सेल 1.1 आता है तो खुद से वर्क कर रहा था, अगर वो 0 आ जाए तो सेल वर्क ही नहीं कर रहा है, नेगेटिव आ जाए तो उल्टा वर्क कर रहा है, और उल्टे वर्क के लिए मेरे को अलग से बैटरी लगानी पड़ रही थी ऊपर से। ई सेल मोर देन 0 है मतलब पॉजिटिव, मतलब सेल खुद से वर्क कर रहा है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस है। और या फिर बोलो के की वैल्यू मोर देन 1, के मतलब ये लॉग क्यू इज के, ठीक है, तो के की वैल्यू मोर देन 1 आएगी, तब जाके ये चीज क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस की थ्योरी में अगर कुछ भी पूछेगी कब कब हो सकता है स्पॉन्टेनियस, के मोर देन 1, डेल जी लेस देन 0, मतलब लेस देन 0, हाँ लेस देन 0 है नेगेटिव, और ई नॉट सेल पॉजिटिव या लेस देन मोर देन 0, ये 3 कंडीशन से तब स्पॉन्टेनियसिटी आएगी कि सेल खुद से वर्क कर रही है, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो सेल खुद से वर्क नहीं कर रही है, जबरदस्ती उससे काम करवाना पड़ रहा है अलग से एनर्जी देके, ठीक है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल जी क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, डेल जी मोर देन 0 है पॉजिटिव बोलते हैं। ई सेल नेगेटिव होता है, ईएमएफ नेगेटिव मतलब सेल खुद क्या काम की, वो बेकार सेल है ना, समझ गए, वो सेल है ही नहीं फिर, क्लियर। और के की वैल्यू लेस देन 1, क्लियर है। के की वैल्यू समझ में आ रही है, मोर देन 1 लेस देन 1 नहीं आ रही, तो बोलो ना, ऐसे बैठे हो, के नहीं अच्छा इधर बेटा सारे इधर देख लो, ये समझ में आया डेल जी, ई सेल समझ में आता है, के समझ में नहीं आ रहा ना, ठीक है। लॉग क्यू इज इक्वल टू लॉग के, एक ही बात है, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम का है तो के लिखा है और क्यू लिखा है, ठीक है। क्यू होता है क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, ये क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मैं बोल रहा हूं अगर सेल मेरी वर्क कर रही है, फंक्शन कर रही है, तो के की वैल्यू मोर देन 1 आनी चाहिए ना, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, देखो रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो सेल वर्क कर रही है, तो प्रोडक्ट ज्यादा होना चाहिए, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए, प्रोडक्ट जितना ज्यादा रिएक्टेंट जितना कम, उतनी ज्यादा अच्छे से सेल वर्क कर रही है, तो के की वैल्यू मोर देन 1 ही आएगी, है ना। के की वैल्यू मोर देन 1 कब आ सकती है, जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा रिएक्टेंट कम, इतना समझ में आता है, ऊपर बड़ी चीज होगी नीचे छोटी चीज होगी तो ये 1 आ सकता है, 1 से ज्यादा आएगा, मतलब 1 जब आएगा तो बराबर हो, ऊपर ज्यादा बढ़ा हो तो मोर देन 1। तो के की वैल्यू मोर देन 1 कब आएगी, जब प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज्यादा है मतलब रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो सेल वर्क कर रही है, ठीक है। अगर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा बचा हुआ प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है तो के की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, मतलब सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है। के की वैल्यू अगर 1 आ गई तो दोनों बराबर है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मतलब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाएगी, क्लियर है। तो ये 3 वर्ड्स अगर क्वेश्चन आते हैं, डेल जी, के और ई सेल, तो तुमको पता होना चाहिए स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इसमें के इज इक्वल टू 1 लिख लेना, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में के 1, क्लियर। डेल जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, ई सेल पॉजिटिव तो स्पॉन्टेनियस, और के मोर देन 1 तो स्पॉन्टेनियस। के मोर देन 1 का मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा होगा रिएक्टेंट से, क्यों लिखा है। ई सेल पॉजिटिव मतलब वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, पॉजिटिव में आएगा, वोल्ट मीटर में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब सेल वर्क करेगी कि नहीं करेगी, सोचना पड़ रहा है अभी, करेगी ना, तो सेल वर्क कर रही मतलब खुद से कर रही है ना, तो स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब ही होता है जब खुद से कोई चीज वर्क कर रही है, तो इसीलिए ई सेल मोर देन 0 है पॉजिटिव। अगर वो डिफ्लेक्शन नेगेटिव है मतलब सेल खुद से वर्क थोड़ी ना कर रही है, नेगेटिव आ ही नहीं सकता ना सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ नेगेटिव आ जाएगा तो सेल ही नहीं है वो,
है ना, बाहर से बैटरी दे के और मेरे को अपोजिट काम करवाना पड़ रहा है। तो वही लिखा है कि नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब सेल काम नहीं कर रही मतलब अपोजिट काम कर रही है, या जबरदस्ती उससे काम निकलवाना पड़ रहा है, अपोजिट वाला वो भी। तो मोर पॉजिटिव, ई सेल नेगेटिव और के लेस देन 1। के लेस देन 1 का मतलब समझ गए, रिएक्टेंट ज्यादा बचा हुआ रहेगा ना अभी और प्रोडक्ट से। क्लियर है? एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे क्या जीरो हो जाता है? ईएमएफ कल लिखवाया था। इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ जीरो होता है। ईएमएफ मतलब वही ई सेल, ई नॉट नहीं लिखा है मैंने, ई लिखा है। ई सेल मतलब ईएमएफ है ना। ना कि ई नॉट, पहले बोल देता हूं, लिख देता हूं, ई नॉट सेल नॉट इक्वल टू जीरो। इससे ज्यादा और नहीं लिख सकते इसमें, है ना। एट इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल जीरो नहीं होता है, ईएमएफ जीरो होता है। इतना इक्विलिब्रियम पे डेल जी जीरो हो जाएगा, क्यू बराबर के हो जाएगा। ठीक है, ई सेल अगर जीरो हो गया तो सेल रुक गई ना, फंक्शन ही नहीं कर रही है, तो सेल नॉट वर्किंग और के इज इक्वल टू 1। जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट, जितना इससे ये बन रहा है उतना इससे ये बन रहा है, तो सेल वहीं के वहीं रुक जाएगी फिर। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा क्यू फी इक्वल टू प्रोडक्ट के आयन अपॉन रिएक्टेंट के आयन फी लिखते हैं बस, और कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो फी जिसको मैंने लिखा है कि सॉलिड्स के लिए 1 लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ नहीं लिखते हैं तो 1। एक्वस होगा तो कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, और गैसियस होगा तो पार्शियल प्रेशर या प्रेशर लिखते हो। क्लियर है? तो सिर्फ ये 2 चीजें लिखी जाती है, ये 2 नहीं लिखी जाती। ठीक है, परेशान हो गए तुम लोग पढ़ के, समझ गया मैं। ठीक है, पीएच मतलब पीएच स्केल वाला पीएच है। क्लियर सबको? इस चीज में कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, पीएच क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ एच प्लस है, याद रखना आप। एक फॉर्मूला पीएच का होता है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, बस इतने ही फॉर्मूले थे तुम्हारे। अब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इन सबसे मिलके क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, थ्योरी प्लस